हरियाणा चुनावों को लेकर जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, उन अटकलों पर विराम लगता दिखाई दे रहा है। दरअसल सूत्रों की माने तो खबर है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों पर नहीं बनी सहमति, इसीलिए अब दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जहां हरियाणा में कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के बड़ी लीडरशिप जो है वो भी ये कहती नजर आ रही है कि किसी को भी हमें कम नहीं आंकना चाहिए। दरअसल पिछले कई दिनों से हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सीटों को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 5 सीटों से ज़्यादा देने को तैयार नहीं थी और आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर सहमति नहीं बना पाई। और शायद यही वजह है कि अब दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी और इसको लेकर लगातार दोनों पार्टियों ने अब अपनी अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। कमिश्नर संजय सिंह के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 हरियाणा। क्या महायुति में शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? सवाल इसलिए है क्योंकि शिंदे के एक और करीबी मंत्री गुलाब राव पाटिल ने कहा है कि सबसे नालायक मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। वहां पर एक फाइल पर मंजूरी के लिए 10 बार भेजनी पड़ी। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अजित पवार के पास वित्त मंत्रालय है, तो कहीं अजित पवार पर यह सीधा हमला तो नहीं है? इसके पहले शिंदे गुट के एक और मंत्री तानाजी सावंत ने कहा था कि जब मैं कैबिनेट में एनसीपी नेताओं के साथ बैठता हूं तो बाहर आने के बाद मुझे उल्टी हो जाती है। इसके बाद एनसीपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। इतना ही नहीं, कैबिनेट की बैठक में एनसीपी के मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री आमने सामने आ गए थे। दोनों में तीखी बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बीच बचाव करना पड़ा। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत आज गणेश चतुर्थी से कर दी है। कल बीजेपी ने अपना आम लोगों को लुभाने वाला संकल्प पत्र जारी किया। गरीबों को कई तरह की राहत दी गई। महिलाओं को 18,000 की सम्मान निधि देने की बात की गई सालाना। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह आज विजय संकल्प बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं में आज को संबोधित करते हुए आज जोश भरने का प्रयास किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर में विकासवाद, आतंक का खात्मा और अलगाववाद के मुद्दे के इर्द गिर्द चुनावी कार्यक्रम रख रही है, चुनावी मुद्दे रख रही है। बीजेपी ने विपक्ष पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला और पत्थरबाजों को साथी करार देने वाला का साथी करार दिया है और साथ साथ कहा है कि इनके आने से आतंकवाद भी बढ़ेगा और पत्थरबाजों को रिहा किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद राज्य में ये पहले चुनाव है और ये परिसीमन के बाद हो रहा है। जम्मू में अब 43 सीट है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 47 सीट है। राज्य में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य वापस देने का भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तमाम राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में जगह दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन में साफ साफ कहा कि उन्होंने संसद में बोला है कि चुनाव के बाद उचित वक्त पर राज्य को स्टेटहुड लौटा दिया जाएगा। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 जम्मू। महायुति में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भले ही अभी कैप्टन हैं, लेकिन चुनाव बाद वो कैप्टन रहेंगे या नहीं, यह कहना मुश्किल है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कहा कि वो महायुति के कैप्टन हैं और जो सरकार की नीतियां हैं और लोक लुभावन जो वादे किए हैं और जो लोगों के लिए काम किए हैं उसको लेकर चुनाव में जाएंगे। इस पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी प्रतिक्रिया आई। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है, कैप्टन होता है और निश्चित तौर पर इस समय हम चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन आगे मुख्यमंत्री कौन होगा यह बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी, इसके अलावा जो एकनाथ शिंदे गुट के नेता हैं और एनसीपी गुट के नेता हैं अजित पवार के, वो तय करेंगे। राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में मिले निराशाजनक प्रदर्शन को बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में नहीं दोहराना चाहती। इसके लिए बीजेपी अभी से मेगा प्लानिंग में जुट गई है। बीजेपी पुराने नेताओं को भी अब आगे ला रही है। अब तक महाराष्ट्र में बीजेपी का चेहरा केवल देवेंद्र फडणवीस हुआ करते थे, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित महाराष्ट्र के सभी बीजेपी नेता आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे। राज्य भर में 21 नेता अलग अलग समितियों का हिस्सा हो गए और सभी को जिम्मेदारी सौंपी दी जा चुकी है।
टीम में राव साहब दानवे, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रशेखर बावनकुले भी शामिल हो गए। पार्टी के इस कदम को गडकरी और दानवे की मुख्य चुनावी रणनीति के केंद्र में वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद अपने पद से इस्तीफा देने वाले भजनलाल सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर से एक्शन में हैं। चाहे ये उनका एक्शन कहें या राजनीतिक करने का तरीका, इन दिनों वे अपनी ही सरकार के लिए कई बार परेशानी का कारण भी बन चुके हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले वे एसओजी में गए थे और एसओजी में पेपर भर्ती लीक मामले के जो जांच में जुटे थे उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत कर दी। आज वे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के घर पहुंच गए और इस घर में आकर उन्होंने न केवल हिडोन के लोगों की शिकायतें की बल्कि कई सारी ऐसी बातें भी की जिससे अपनी ही सरकार की नाकामियों को उजागर करने की बात सामने आ रही थी। हालांकि यदि किरोड़ीलाल मीणा चाहते तो फ़ोन पर भी मंत्री जी को ये बात बता सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर स्थानीय लोगों को लेकर आए और अपनी बात को अच्छे से मंत्री के सामने पूरे दबाव के साथ रखने की कोशिश की है। फिलहाल तो मंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया है, देखना ये होगा कि उनका यह आश्वासन कब तक पूरा होता है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। सीट शेयरिंग को लेकर भले ही महाविकास अघाड़ी में अभी पूरी तरह से बात नहीं बनी है, लेकिन मुंबई को लेकर जो 2 दौर की बैठक हुई है उससे ये तो तय है कि मुंबई में उद्धव ठाकरे की शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। शिवसेना यूबीटी ने मुंबई में 20 से 22 सीटों पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें कई जगहों पर उम्मीदवारों का चयन भी किया जा रहा है। वर्ली से आदित्य ठाकरे और बिक्रोली से सुनील राउत का चुनाव लड़ना तय है। मुंबई में पिछले अगर चुनाव की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में 14 सीटें शिवसेना ने जीता था। इसके बाद लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने इस बार 3 सीटें जीती। एक सीट जो शिवसेना हारी वो भी बहुत कम मार्जिन से हारी। यही कारण है कि महाविकास अघाड़ी में शिवसेना उद्धव गुट ने ये साफ कर दिया है कि मुंबई में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 5 सदस्यीय अभ्यर्थियों की जल्द हो सकती है मुलाकात। दरअसल 69,000 सहायक शिक्षक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार 5 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि साल 2018 में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, जिसका रिजल्ट आया तो इसमें बड़े स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया और उन्हें नौकरी देने से वंचित कर दिया गया। लंबे आंदोलन और लंबी न्यायिक लड़ाई लड़ने के बाद 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया। 3 महीने में नई सूची जारी करने के लिए कहा, लेकिन सरकार इस प्रकरण में हीला हवाली कर रही है। हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस प्रकरण में समाधान करे। आपको बता दें, प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री कार्यालय से 5 नाम मांगे गए थे, जो हमने दे दिए हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। जमीन के बदले नौकरी, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला, अब इस मामले में 13 तारीख को आएगा फैसला। जी हां, राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत कुल 8 आरोपियों को समन जारी करने के मामले पर फैसला टाला है। कहा जा रहा है कि 13 सितंबर को अब ये फैसला आएगा। एक आरोपी लल्लन चौधरी, इस दौरान उनकी मौत हुई है, तो उसको लेकर कोर्ट ने आरोपी का डेथ सर्टिफिकेट जमा करने को कहा है। साथ ही साथ ईडी ने आरोपी लल्लन चौधरी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अदालत को सौंप दिया। इस मामले में अब तक 11 आरोपी बनाए गए थे। सुनवाई के दौरान अब तक 3 आरोपियों की मौत हो चुकी थी और जिस तरीके का पूरा मामला था, एक लंबे समय से चल रहा था मामला, और अब जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है, आज कोर्ट ने जिस तरीके से कहा, और इस मामले में ईडी ने 6 अगस्त को एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो दाखिल की थी, और ये कहा जाए कि आज जिस तरीके से फैसला आना था, लेकिन एक बार फिर अब 13 सितंबर को ये फैसला आएगा, जिसमें ये साफ होगा कि उनको समन किया जाए या नहीं। यानी जिस तरीके से तस्वीरें थी, लगातार हेयरिंग में तमाम जो दलीलें दी गई थी, तमाम जो बातें थी, फैसला सुरक्षित रखा था, जबकि उम्मीद थी कि फैसला आएगा, लेकिन अब 13 तारीख को इस पूरे मामले पर फैसला आएगा। कैमसर रफीक के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। मुंबई सहित पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम जो है वो आज से शुरू हो रही है। 10 दिनों तक भक्त अपने लाडले बप्पा की पूजा अर्चना करेंगे। मुंबई और महाराष्ट्र के लिए गणेश उत्सव जो है सबसे बड़ा त्यौहार है। मुंबई और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव जो है वो मनाया जाता है। घरों में बप्पा के आगमन के लिए भक्त मुंबई में गणपति के जयघोष और नारों के साथ
निकल पड़े हैं। हम इस वक्त मुंबई के प्रसिद्ध जीएसबी गणेश सेवा मंडल में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह सुबह बप्पा की मूर्ति जो है वो स्थापित की गई है और दर्शन के लिए हजारों की संख्या में इस वक्त लोग माटुंगा के जीएसबी गणेश सेवा मंडल में मौजूद है। जीएसबी सेवा मंडल की गणपति मुंबई के प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में से पंडालों में से एक है और इनकी पहचान जो है वो सबसे अमीर गणपति के रूप में होती है। पंडाल की बात करें तो यहाँ की जो बप्पा की मूर्ति है उस पर 65 किलो से ज़्यादा सोना और 300 किलो से ज़्यादा की चांदी जो है वो मूर्ति पर लगाई जाती है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। सुख प्रदान करने वाले विघ्न विनायक श्री गजानन के आगमन का उत्साह समूचे राज्य में साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब मौजूद है नागपुर के बाजारों में, जहां पर श्री गणेश की प्रतिमाओं को ले जाने के लिए हर इलाके से लोग पहुंचे हैं। नागपुर जो संत की भूमि भी है, दीक्षा भूमि भी है, तो यहाँ जो है न केवल गली मोहल्लों में बल्कि हर किसी के घर में भी जो है आज श्री गजानन की स्थापना होने जा रही है। वेदों के अनुसार परब्रह्म परमेश्वर निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं, उसके केवल 5 स्वरूपों का जो है उल्लेख वेदों में किया गया है। भगवान श्री हरि विष्णु, श्री भोलेनाथ और उसके बाद श्री गणेश जी का विशेष रूप से प्रथम पूज्य देवता के रूप में यहाँ कहा गया है और सूर्य देवता के साथ ही माँ जगदम्बा मतलब शक्ति की इन 5 स्वरूपों की पूजा जो है परब्रह्म के अनुसार किए जाने की बात होती है। अमर हुसैन पंकज के साथ नरेंद्र न्यूज़ 24 नागपुर। पूरे बिहार में डेंगू का कहर लगातार जारी है। राज्य में रोज करीब 100 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अकेले राजधानी पटना की बात करें तो पटना में 40 से ज्यादा रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। बिहार में अब तक करीब 1000 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। जिले की बात करें तो पटना, गया, वैशाली, आरा, शेखपुरा शामिल है। अकेले पटना जिले में अब तक करीब 450 मामले डेंगू के सामने आ चुके हैं। पटना के कई मोहल्ले हैं जहां सबसे ज़्यादा डेंगू के नए मामले सामने आ रहे हैं, चाहे कंकरबाग हो, लोहानीपुर हो, जक्कनपुर हो या फिर बाईपास का इलाका हो। इन मोहल्ले में रोज करीब 30 से ज़्यादा नए मामले जो हैं डेंगू के वो सामने आ रहे हैं। पटना के कई मोहल्ले जो हैं वो डेंगू का हॉट स्पॉट बन गया है और उस मोहल्ले के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। उनका गुस्सा इस बात को लेकर है कि उनके इलाके में यानी उनके मोहल्ले में ना ही फॉगिंग हो रही है और ना ही छिड़काव हो रहा है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। मेरठ मेट्रो ट्रेन का आज मॉडर्न लुक सामने आ गया है। माना जा रहा है 2025 में, मार्च 2025 में मेरठ मेट्रो जो है वो रैपिडेक्स कॉरिडोर पे ही चलाई जाएगी। आपको बता दें मेरठ मेट्रो के शुरू होते ही ये यूपी की 7वीं मेट्रो ट्रेन होगी। एनसीआरटीसी के अनुसार जून 2025 में मेरठ में मेट्रो चलने लगेगी। मेरठ के परतापुर में मेरठ से ही मोदीपुरम स्टेशन तक ये मेट्रो जाएगी। भविष्य में इस रूट को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। दुहाई स्टेशन पर आज मॉडर्न मेट्रो के लुक की रिवीलिंग सेरेमनी हो गई, जहां मेट्रो के लुक और उसकी खासियत से लोगों को रूबरू कराया गया। मेरठ मेट्रो ट्रेन सेट के आधुनिक और यात्री केंद्रित इंटीरियर के लुक को जारी किया गया, जो गुजरात के एल्स्टॉम कंपनी स्थित प्लॉट में बनकर ये ट्रेन दुहाई आ चुकी है। मेरठ मेट्रो कॉरिडोर में 13 स्टेशनों के साथ 23 किलोमीटर की लंबाई वाला है। इस कॉरिडोर में परतापुर साउथ, परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैंसाली, बेगमपुल, एमए कॉलोनी, डोरली, मेरठ नॉर्थ, मोदीपुरम और मोदीपुरम डिपो शामिल है। मेरठ के मोदीपुरम से दिल्ली के सराय काले खां तक 82 किलोमीटर का ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है। जो मेरठ मेट्रो ट्रेन की स्पीड होगी वो दिल्ली मेट्रो से भी ज्यादा होगी। यानी आज इस मॉडर्न लुक के दीदार तो लोगों ने कर लिया और बहुत जल्द इसमें सफर भी कर पाएंगे। कैमरामैन अनंत पाल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। पाकिस्तान से सटे भारत के राजस्थान के जोधपुर की वायु सीमा में यहाँ पर एक तरंग शक्ति युद्धाभ्यास चल रहा है और ख़ास बात है इस एक्सरसाइज में हिंदुस्तान सहित 8 देशों की बेहतरीन वायु सैनिक शामिल हो रहे हैं। अपने लड़ाकू विमान को लेकर यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर अमेरिका अपने F-16 विमान को लेकर आया है। वहीं श्रीलंका, जापान, सिंगापुर, UAE जैसे देश भी अपने वायुसेना के बेड़े में शामिल बेहतरीन विमानों को यहाँ पर लेके आए हैं। भारतीय सैनिकों के साथ ये सभी देश मिलकर एक्सरसाइज करेंगे। किसी भी जॉइंट ऑपरेशन को किस तरह कामयाबी के साथ अंजाम देना है,
इसके सही सटीक तकनीक को यहाँ पर समझने परखने और की कोशिश की जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये सैनिक एक दूसरे के लड़ाकू विमान को चलाने और उससे जुड़ी तकनीकी जानकारी को समझने की भी कोशिश करेंगे। पहला चरण तरंग शक्ति का तमिलनाडु के सुलूरपेटा में हो चुका है और अब ये दूसरा चरण यहाँ पर है, जिसमें तमाम तरह की नई तकनीक वाले लड़ाकू विमानों से जुड़ी जानकारी का आदान प्रदान का बेहतरीन जरिया भी कहा जा रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जोधपुर, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में 19 साल बाद एक बार फिर से राज्य सड़क परिवहन सेवा शुरू करने को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। दरअसल हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिवहन विभाग के साथ एक बैठक में ये पूछा था कि जिस तरह से बाकी राज्यों में भी परिवहन की सेवा है, सरकारी सेवा, क्या उसी तरह का मॉडल मध्य प्रदेश में फिर से लागू हो सकता है, जिससे कि कम दरों पर मध्य प्रदेश की जनता को आवागमन का साधन मिल सके और दूर दराज के गांवों तक पहुंचा जा सके। इसी के बाद परिवहन विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव बनने की शुरुआत हुई और इस प्रस्ताव को तैयार किया जा रहा है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि जो नियुक्तियां होंगी वो किस आधार पर होंगी और ये जो बस की सेवा होगी वो कहां कहां की जा सकती है। तमाम तरह की जो इनकी प्रॉपर्टी है राज्य परिवहन सेवा की वो तो मौजूद है, लेकिन इस सेवा को बंद करने के बाद से अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। लेकिन एक बार फिर से अब इसको लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और जल्द ही अगर सब कुछ ठीक होता है तो मध्य प्रदेश में फिर से राज्य परिवहन सेवा शुरू हो जाएगी। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल।